हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने विजन आईएएस की पीटी 365 की जो इंटरनेशनल रिलेशन की मैगजीन है उसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आज जो है हम हेड टॉपिक कवर करेंगे जो कि इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन का है। जानते हैं इसमें पहला सब टॉपिक जो कि इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट है। न्यूज में क्यों रहा दोस्तों? इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, ये न्यूज में रहा। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इंडिया के जो IPOI दैट इज इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया ईस्ट एशिया समिट में नवंबर 2019 में। ये एक ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है कंट्रीज के लिए जो एक साथ काम करती हैं मिलजुल के और एक कोलैबोरेटिव सोल्यूशन लाती हैं जो भी कॉमन चैलेंजेस होते हैं रीजन के उनको लेके। पिलर्स क्या है इसके? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी एंड मैरीटाइम रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। जापान के रेफरेंस में बात करें तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज FOIP, और यूरोपियन यूनियन की उसमें बात करें तो यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। तो बातें जानते हैं हम इंडो पैसिफिक के बारे में। दोस्तों ये एक जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है जो निकल के आया एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे एशिया पैसिफिक की जगह पे, जो रिप्रेजेंट करता है ईस्टवर्ड शिप ग्लोबल डेवलपमेंट्स का यूरो अटलांटिक डायमेंशन से। और आप जानते हैं ये इंडो पैसिफिक टर्म यूज करने से ना वेस्ट की बहुत कंट्री जो है बहुत हिचकिचाती भी है कि भाई एशिया पैसिफिक ज्यादा सही था। खैर, ये एक इंटीग्रेटेड थिएटर है जो कंबाइन करता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को और लैंड मासेस को जो आसपास के हैं। तब से एक प्राइमरली एक मैरीटाइम स्पेस है। ये इंडो पैसिफिक एसोसिएटेड है मिलिट्री सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के साथ में भी। अलग अलग कंट्रीज इंटरप्रेट करती हैं रीजन्स को अलग अलग तरह से। जैसे कंट्रीज US जैसे इंडो पैसिफिक को डिस्क्राइब करती है ऐसा रीजन जिसकी शुरुआत होती है वेस्ट शोर से अमेरिकास के और ये खत्म होता है शोर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। जापान और इंडिया के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा ब्रॉड है, एक्सपांस है, एक्सटेंड करता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक के शोर्स तक। मेजर स्टेक होल्डर्स अगर मैं इस रीजन में बताऊं तो इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एशियन कंट्रीज और साथ में दूसरे कुछ मैरीटाइम नेशंस जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया और पैसिफिक ओशन में, जिसमें स्मॉल आइलैंड कंट्रीज भी आती हैं। रीजंस क्या है इस ग्लोबल शिफ्ट का इंडो पैसिफिक की तरफ? देखिए, इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स फ्रॉम मोजाम्बिक चैनल और बैबल मैंडेब जो वेस्ट के अंदर है टू लॉम्बोक स्ट्रेट इन द ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे की चोक पॉइंट्स हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो रीजन्स के अंदर 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, करीब 62% वर्ल्ड की GDP का अकाउंट करता है और 46% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के मर्केंटाइज ट्रेड में। आप देख सकते हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन कुछ इतना। उसके साथ रिचनेस देखिए अगर हम नेचुरल रिसोर्स में तो इसमें ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन हाइड्रेट्स हैं, सी बेड मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, फिशरीज वगैरह काफ़ी कुछ है। चाइना का फैक्टर बताऊं तो चाइना की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और इतनी तेजी में इकोनॉमिक एक्सपेंशन का होना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और पावर प्रोजेक्शन की वजह से बहुत सारे रेड फ्लैग्स रेज हुए हैं अमंग रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज के बीच में। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ जानते हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया ने साइन करा एक रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट को। ये अग्रीमेंट एक नए तरह का अग्रीमेंट है जो कोऑपरेट करेगा क्लोजली डिफेंस में ताकि सिक्योरिटी टाइज और बढ़ें अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग चाइनीज मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट में। ये जो अग्रीमेंट है ये ऑस्ट्रेलियन और जापानीज मिलिट्री को अलाउ करेगा कि ये साथ में काम करें एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में। ये एक नया रास्ता बनाएगा कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ताकि शांति और स्टेबिलिटी रह सके इंडो पैसिफिक रीजन में।
पहले बहुत सारे देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन वगैरह आते हैं, इन्होंने भी अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को रिलीज किया था। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट क्वाड समिट के बारे में है। न्यूज में क्यों रहा? देखिए, फर्स्ट एवर इन पर्सन मीटिंग हुई क्वाड की, तो ये बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्वाड को लेके। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है इंडिया का, यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स का, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का। देखिए, जो ग्रुप है ये पहली बार मिला था 2007 में दोस्तों, और ऑन द साइडलाइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसके साथ इसका अगर ओरिजिन देखें तो ये बहुत पहले से है, आप ट्रेस बैक कर सकते हो उसको टू द एवोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार और 2004 की सुनामी से, जब इंडिया ने एक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया था खुद के लिए और आसपास की कंट्रीज के लिए भी, एंड बाद में इसे यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया। दोस्तों, समिट को अनाउंस करा गया एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के तौर पे जो लिया जाए बाय क्वाड कंट्रीज, वही जो आप में क्वाड ग्रुप में जो आती हैं। देखिए, जो लॉन्च है इस क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब लॉन्च हुआ क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप का। दोस्तों, अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। बिल्डिंग ऑन G7's अनाउंसमेंट टू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये सारे ग्रुप्स जो है वो रैली करेंगे एक्सपर्टाइज, कैपेसिटी और इन्फ्लुएंस, ताकि मजबूत बना सके ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स को इस रीजन के अंदर, और साथ में नई नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। दोस्तों, दूसरी बात है इस्टेब्लिश अ क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। इसमें क्या है, ताकि मजबूत कर सके और रिड्यूस कर सके कॉस्ट भी सारे एलिमेंट्स की क्लीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन के अंदर। तीसरा है इनहांस क्लाइमेट अडेप्टेशन, रेजिलियंस और साथ में प्रिपेयर्डनेस इंडो पैसिफिक के अंदर। चौथी बात, लॉन्च एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के इनिशिएटिव का, ताकि मैप कर सके कैपेसिटी, आइडेंटिफाई कर सके वल्नरेबिलिटीज और बढ़ा सके सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को सेमीकंडक्टर्स और उनके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। और आखिरी में कॉमन अप्रोच इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, साइबर सिक्योरिटीज के लिए और चैलेंजेस जो क्लाइमेट चेंज के हैं उनको एड्रेस करने के लिए, वो भी सब डिस्कस हुआ अमंग द कंट्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आते हैं ऊपर, जो ये चार्ट बना हुआ है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो इवोल्यूशन कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ इस क्वाड का। 2004 में फॉर्मेशन हुआ सुनामी कोर ग्रुप का। 2006 में आर्क ऑफ फ्रीडम प्रपोज किया गया जापान के द्वारा। 2007 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की फर्स्ट मीटिंग हुई और मालाबार एक्सरसाइज में हुई। 2008 में dissipated as Australia indicated continuation of Quad may not serve its interest। तो थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, है ना, नीचे हुआ ये थोड़ा, लेकिन 11 से 20 तक देखें तो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई क्वाड मेंबर्स के बीच में। वही जगह 2017 में देखें तो क्वाड मीटिंग्स हुई मनीला के अंदर, और 2021 में फाइनली मेडन क्वाड समिट भी हुआ। तो ये हमने पूरी जानकारी ले ली बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, रिसेंटली ट्रेड मिनिस्टर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, इन लोग ने डिसाइड करा कि हम एक इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेके, जो पहली बार जापान के द्वारा प्रपोज किया गया था और इन्वेंटेड लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, कि वो भी आए और ज्वाइन करें इनिशिएटिव को। कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये ऐसी अप्रोच है जो मदद करती है देश को इंश्योर कराने में कि ये अपनी सप्लाई रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा अलग अलग जगहों पे अक्रॉस अ क्लच ऑफ सप्लाइंग नेशंस इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन या फिर फ्यू। तो कई सारे देशों के बीच में ये अपने सप्लाई रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा, ना कि एक या कुछ देशों पे डिपेंड होने के नहीं रहेगा। दूसरा, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, चाहे वो नेचुरल हो जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, या इवन पैंडेमिक हो या मैनमेड हो जैसे कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट रीजन के अंदर, जो यहाँ पे सप्लाईज पे रोक लगाता है एक पर्टिकुलर कंट्री से, या इवन इंटेंशनल हॉल्ट टू ट्रेड, या ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर।
ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ताकि यहाँ पे इंडो पैसिफिक को टर्न कर सके इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पे। उसके बाद म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को बिल्ड करना अमंग द पार्टनर कंट्रीज। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमने प्रॉपर दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में कर ली। अब हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो प्लेसेस न्यूज़ में नहीं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों इंडिया एंड इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, तो लोकेशंस आप देख लीजिए, इनके बारे में डिटेल में मैं नीचे पढ़ाऊंगी आपको। जैसे कि ताइवान स्ट्रेट, देखिए इस जगह पड़ती है ये। उसके साथ पैपुआ न्यू गिनिया, ये यहाँ पड़ता है। तीसरे नंबर पे सी ऑफ जापान ईस्ट सी, देखिए इस जगह पे पड़ेगी ये। उसके साथ यहाँ पे इंडोनेशिया, तो आप जानते ही हैं। हिरोशिमा जापान के अंदर है, बम गिरा था, ये भी आप जानते हैं। और न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के अंदर है। तो ये देखिए जो सारी कुछ बातें हैं ये समझते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए प्लेस की बात करते हैं, तो ताइवान स्ट्रेट क्यों रहा? हुआ क्या है कि रिसेंटली जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, दैट इज जो क्वाड है अपना, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसने ताइवान को भी इंक्लूड करा है, ताइवान स्ट्रेट को, इन टॉक्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी आफ्टर इट्स मेंशन इन G7 एंड जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम USA विद जापान एंड साउथ कोरिया। ताइवान स्ट्रेट को हम फार्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका एवरेज विड्थ 180 किलोमीटर्स का है और ये ताइवान को सेपरेट करती है फ्यूजियान प्रोविंस से मेनलैंड चाइना की, दैट इज एक कनेक्टिंग है ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में। ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ पे ये, और ये है ताइवान, समझे? इस तरह से ताइवान स्ट्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम पैपुआ न्यू गिनिया के बारे में। कैपिटल इसकी पोर्ट मॉरिसपाई है। कंट्री ने बैन करी है फ्लाइट्स को इंडिया से इनडेफिनेटली। ये कहेगी कि इंडिया की डिप्लोमेट्स जो हैं ऑफ डिसेप्शन ओवर अपेरेंट ब्रीचेस ऑफ कोविड-19 ट्रैवल रूल। तो ये सब पता है क्या है? ये सब की खुद की कुछ नहीं होता है, ये सब आते हैं इन्फ्लुएंस में और काबिल बनते हैं। जो कंट्री है ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। इसका एरिया 4.6 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। आइलैंड बॉर्डर बनाता है बिस्मार्क आर्किपेलगो आइलैंड से, जो न्यू ब्रिटेन न्यू आयरलैंड के अंदर है, और आपकी एडमिरल्टी आइलैंड से, और आपका बौगिनविले आइलैंड से, और बुका जो पार्ट है सोलोमन आइलैंड का, तो इनसे सब बनाता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये है पूरा एरिया, और सोलोमन आइलैंड ये होगा, ये है इसकी कैपिटल। ये प्रॉपर जिस तरह से बना रहा है ये पूरा आपको मैप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये कहानी है। तीसरी सी ऑफ जापान ईस्ट सी की बात करें तो एक सबमर्ज रशियन सबमरीन सक्सेसफुली लॉन्च करती है क्रूज मिसाइल को सी ऑफ जापान से। ये देख सकते हैं आप, सी ऑफ जापान ईस्ट सी, इस तरह से रशिया आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए नॉर्थ कोरिया सब। तो जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंडेड है बाय जापान एंड सैकलिन आइलैंड से ईस्ट में, और रशिया और कोरिया से एशियन मेनलैंड में टू द वेस्ट। ये कनेक्टेड है ईस्ट चाइना सी से साउथ में, और ओखोस्टिक सी से नॉर्थ के अंदर। ये आप पूरा प्रॉपर इसमें देख सकते हो। ये देखिए ईस्ट चाइना सी दिख रही है आपको। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखें तो जापान अपने क्लेम डालता है टू द रशियन हेल्ड साउदर्न क्यूरियल आइलैंड पे इन द नियर बाय सी ऑफ ओखोस्टिक, जो टोक्यो रिफर करता है एज नॉर्दर्न टेरिटरीज के तौर पे। तो इन लोगों के आसपास की जितनी चीजें हैं ना उनमें डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट चले पड़ा है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों। तो मसला क्या है कि रिसेंटली इंडोनेशिया ने अनाउंस करा है अपनी कैपिटल को जकार्ता से शिफ्ट करके ईस्ट कैलिमेंटन कर देंगे। ठीक है, ईस्ट कैलिमेंटन में कर देंगे, ये आप देख सकते हो। नई कैपिटल को हम ये बोलेंगे नुसांतरा, इसका मतलब आर्किपेलगो होता है जापानीज लैंग्वेज में। अब इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट आर्किपेलगो है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें करीब 17,000 आइलैंड है स्टैंडिंग द इक्वेटर इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलस नेशन है पूरे वर्ल्ड का, और इसके अंदर लैंड बॉर्डर ये शेयर करता है मलेशिया के साथ में ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, विद पैपुआ न्यू गिनिया ऑन द आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया, एंड विद तिमोर लेस्टे ईस्ट तिमोर ऑन द आइलैंड ऑफ तिमोर। मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साथ में पलाउ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ शेयर करता है।
फिर हिरोशिमा जापान जो न्यूज में रहा। दोस्तों जापान ने मार्क करे 75 ईयर्स हो गए अटोमिक बॉम्बिंग हुई थी जो हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 2020 पे, इसमें 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं। मनहाटन प्रोजेक्ट ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को क्रिएट किया। पहला को बोलते थे लिटिल बॉय, इसको गिराया गया था हिरोशिमा शहर के ऊपर, वाइल दूसरे को बोलते थे द फैट मैन, इसे नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 6 और 9 को, मतलब 6 तारीख को गिराया था हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 9 तारीख को। यूएसए की देन है ये। तो ये कुछ कहानी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, पूरा मैप इन्होंने अच्छे तरीके से बना रखा है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू कैलिडोनिया का, जो कि फ्रांस के अंडर है। तो वोटर्स जो कि फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलिडोनिया के हैं, उन्होंने चूज किया कि वो पार्ट रहना चाहते हैं फ्रांस का। एक रेफरेंडम के अंदर इन्होंने चूज करा। इस बात को बॉयकॉट किया गया बाय प्रो इंडिपेंडेंस फोर्सेस। तो अंडर द नोमिया अकॉर्ड ऑफ 1998 न्यू कैलिडोनिया के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है विद इन द फ्रेंच लीगल सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये फ्रांस के अंदर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और ये सब जितने टॉपिक न्यूज़ वगैरह वाले थे वो तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम कंप्लीटली नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इंडिया, सेंट्रल एशिया और रशिया है, मेन हेडिंग है। उसके अंदर पहला टॉपिक है 50 साल इंडो सोवियत ट्रीटी के हो चुके हैं। न्यूज में क्यों रहा, रिसेंटली 50th एनिवर्सरी हुई इंडो सोवियत ट्रीटी ऑन पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की, जिसे 1971 में जो है साइन किया गया था और आज के टाइम पे इसके 50 साल हो गए। तो भाई 2021 में इसे सेलिब्रेट भी किया गया। पीस, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, फीचर्स क्या हैं? देखिए, पीस के लिए हर एक पार्टी रिस्पेक्ट करेगी इंडिपेंडेंस, सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को दूसरी पार्टी की, और रिफ्रेन करेगी खुद को इंटरफेयर करने से, इंटरफेयर नहीं करेगी दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। दूसरी बात, आर्म रेस को रोक लगाएगी एंड जनरल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट अचीव करेगी, जिसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल भी आएगा अंडर इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल। वही जगह फ्रेंडशिप की बात करें तो ट्रीटी यहाँ पे कोलोनाइजेशन को बुरा कहती है, कंडेम करती है और रिक्लेम करती है फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन। ट्रीटी का एम है मेंटेन करना रेगुलर कॉन्टैक्ट्स को एक दूसरे के साथ में मेजर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को लेके जो दोनों ही कंट्रीज के अफेक्ट को, इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हैं, बाय मींस ऑफ मीटिंग्स के माध्यम से और एक्सचेंज ऑफ व्यूज के माध्यम से इनको यहाँ पे मैनेज करना। कोऑपरेशन की बात करें तो ट्रीटी दोनों ही पार्टीज को बाइंड करती है कि आप दोनों ही एब्सटेन है फ्रॉम प्रोवाइडिंग किसी भी तरह की असिस्टेंस किसी भी थर्ड पार्टी को जो आर्म कन्फ्लिक्ट में इंगेज है विद इन द अदर पार्टी। मतलब इंडिया हो चाहे रशिया हो, अगर कोई तीसरा आता है और वो दूसरे के खिलाफ करने के चक्कर में होता है तो दूसरी वाली पार्टी उसकी मदद नहीं करेगी। और साथ में कंसोलिडेट और एक्सपैंड करेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन को इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट और मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अब इंडिया रशिया के रिलेशंस, ये तो मैं इतना अच्छा अभी भी नहीं बता पाऊंगी, ये लोगों ने भी नहीं बताया होगा जितना हम लोगों ने अभी देख लिया है आफ्टर द यूक्रेन वॉर, जो कि इसमें जिक्र नहीं होगा, पुरानी है। देखिए, डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो डिफेंस टाइज हमारे 3 फीचर्स पे है: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग और एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। एक अग्रीमेंट है नॉन एग्जिस्टेंट का दूसरे विद एनी अदर कंट्री। ये इसके अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्हांसमेंट है इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को। कुछ मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें ब्रह्मोस की क्रूज मिसाइल प्रोग्राम आता है, सुकोई Su-30 आता है और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आता है। दूसरा, इकोनॉमिक रिलेशन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन रखते हैं, बहुत सारे स्कोप है हालांकि इसे इम्प्रूव करने का आगे भी। हमारा ट्रेड अभी सिर्फ $7.5 बिलियन का है 2019 में, और इंडिया और रशिया बहुत सारे तरीके निकाल रहे हैं जिससे बायलैटरल ट्रेड को और बढ़ाएं। एनर्जी सिक्योरिटी में आपको बताऊं तो एनर्जी सेक्टर के अंदर इंडिया ने बिल्ड करा है न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया के अंदर, जो कि कुलम रिएक्टर्स हैं, और स्ट्रेटेजिक विजन भी अडॉप्ट करा है न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में। ऑयल को ऑफर करा, गैस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी फ्यूल सेक्टर में रशिया के द्वारा, एग्जाम्पल शाकलिंग 1 वगैरह। अभी तो आपने देखा क्या क्या बातें चल रही हैं, और दोनों ने एक्सटेंड करा है कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन ये थर्ड कंट्रीज को, एग्जाम्पल बांग्लादेश को ही एक्सटेंड करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया और रशिया के पास
करीब 40 सालों की इतनी खरी मतलब गजब 4 डिकेड्स की है, 40-50 साल हो रहे हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं स्पेस की फील्ड में। फॉर्मर सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था इंडिया के 2 सैटेलाइट्स को, आर्यभट्ट और भास्कर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने प्रोवाइड किया था इंडिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी हेवी रॉकेट्स बनाने के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडिंग बात करें तो रशिया ने इंडिया को सपोर्ट करा है परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में, और साथ में ये इंडियन एंट्री भी फेवर करता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती हैं दूसरे फोरम्स में भी, जैसे ब्रिक्स, SCO, G20 वगैरह। अगर हम कल्चर रिलेशन देखें तो दोस्तों प्रोग्राम जैसे कि नमस्ते रशिया और एजुकेशनल ब्रिलियंस को दोनों ही कंट्रीज के बीच में शेयर करना, इंस्टीट्यूट लाइक जवाहरलाल नेहरू कल्चर सेंटर के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी चीज है इस फील्ड में। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आपको अगर बताऊं तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, स्पीकिंग एट 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट, इंडिया ने हाईलाइट करा टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप इंडिया और रशिया के बीच में। तो अभी तो आपने देख ही लिया ना, ये तो है ही, वक्त बताएगा और वक्त बता रहा है। साथ में एशिया इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं थोड़ा। इसे 2015 में दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो फोरम है एक इंटरनेशनल फोरम है जो हर साल होता है व्लादिवोस्टॉक रशिया के अंदर। ये काम करता है टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया के फार ईस्ट और एक्सपैंड करने को लेके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एशिया पैसिफिक रीजन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करके। 2019 में दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया था अपना एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी को फोरम के अंदर, प्रोवाइडिंग $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स रिच रीजन। तो ये हमने यहाँ बात करी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया रशिया मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर। क्यों रहा न्यूज में दोस्तों? बात यह है कि रिसेंटली 21st इंडिया रशिया समिट हुई और दोनों ही नेशन ने साइन करा एक 10-year डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट को इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑनगोइंग डिलीवरीज ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। न्यूज जानते हैं। देखिए यूएस के जो है ये सैंक्शंस के डर के बावजूद भी इंडिया ने डिलीवरीज ली S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अंडर द 5.4 बिलियन डील ऑफ 2018 इतने डॉलर की, ताकि सप्लाई कर सके 5 S-400 रेजिमेंट्स को टू ऑफसेट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी गैप्स। हालांकि इसको रिलेटेड में अभी रिसेंट बहुत सारी न्यूज आई है। मेजर एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं 21st इंडिया एशिया समिट में, मेन बात ये जानिए। डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ कई सारे और दोनों देशों ने अग्रीमेंट साइन करे, जैसे कि जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे हम करीब 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स का, ताकि सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता बढ़ा सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। साथ में और अच्छा इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा जिसका टारगेट होगा कि हम बायलैटरल ट्रेड को $30 बिलियन तक बढ़ाएंगे और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन तक बढ़ाएंगे 2025 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया भी जॉइंटली रिस्पॉन्स कर रहा है साइबर अटैक के अगेंस्ट, जॉइंटली फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके साथ जैसे कि ISIS, अलकायदा है, लीटी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। हालांकि अभी तो बैंकों वगैरह की हालत वहाँ पे बड़ी गंभीर है, लेकिन कब तक गंभीर रहेगी? अब देखिए S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और कार्टसा के बारे में जानते हैं। दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। इसके अंदर 4 डिफरेंट मिसाइल होती हैं जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, प्लेन्स होते हैं एट मल्टीपल रेंजेस। कार्टसा एक्ट, जिसे हम लोग काउंटरिंग अमेरिकास एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट भी कहते हैं, इसे यूएसए के द्वारा लाया गया था 2017 में, ताकि सैंक्शन लगाई जा सके 3 नेशंस पे, मेनली रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पे। सैंक्शंस के अलावा भी ये तीनों नेशंस के ऊपर एक्ट इम्पोज करता है सैंक्शंस उन कंट्रीज के ऊपर भी जो इन सारे नेशंस के साथ डील करेंगी। इसकी वजह से जो आज का S-400 डील है इंडिया और रशिया के बीच में, ये इसके आसपास घूम रही है। बट यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यहाँ जो है एक एलिनेट करे एक स्ट्रेटेजिक अलाई को और डिफेंस मार्केट को, जैसे हमारी इंडिया है वो पंगा नहीं लेना चाहता इंडिया से। रिजल्ट के तौर पे यूएस लॉ मेकर्स ने एक बिल लेकर आए सैंक्शन वेवर, ताकि यहाँ पे जो यूएस सैंक्शन लगाता है ना इंडिया को लेके जो एक्शन लेगा ना, उसको अवॉइड किया जा सके। बट ओनली टाइम कैन टेल, वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है आगे। तो अभी वक्त बता ही रहा है, अभी तो फिलहाल बहुत चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में है। देखिए दोस्तों, इंडिया ने होस्ट किया पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को इन वर्चुअल फॉर्मेट।
आइए कुछ बातें सेंट्रल एशिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेंट्रल एशिया के अंदर रिपब्लिक्स इंक्लूड करते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके साथ यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ये कंट्रीज जो है ये पार्ट है इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का, और ये पांचों ही कंट्रीज की बात करें तो ये मेंबर्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। इंपॉर्टेंस क्या है कार की इंडिया के लिए? दोस्तों जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक ब्रिज है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया एंड बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बीच में। सिक्योरिटी एंगल है ताकि शांति बनी रह सके इस रीजन के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, यूरेनियम वगैरह जो अभी भी हार्नेस करना बाकी है। रिसेंट जो समिट हुई, इंडिया ने एक 4C अप्रोच को यहाँ पे लाया। फोकसिंग ऑन 4C में क्या आता है? फोकसिंग ऑन कॉमर्स, capacity enhancement, connectivity and contacts to further expand the cooperation between India and the Central Asia. Recently कुछ 40 देशों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये हुई है ताशकेंट, उज्बेकिस्तान के अंदर। दोस्तों कनेक्टिविटी एफर्ट्स क्या लिए गए इंडिया के द्वारा सेंट्रल एशिया में? दोस्तों इंडिया ने कनेक्ट करा सेंट्रल एशिया पॉलिसी को, है ना, इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है जिसे 2012 में बनाया गया था। काफी ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चर कनेक्शंस आते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट भी है, 2000 में लाया गया था। यह ऑफर करता है लैंड कनेक्टिविटी को इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ईरान के माध्यम से। इंडिया ने यूं भी एक्सप्लोर किए है पॉसिबिलिटी कि हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सके वाया ईरान के छबार पोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद ओवरलैंड कॉरिडोर्स के माध्यम से जो अफगानिस्तान के होके गुजरते हैं। तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट गुड्स का और बढ़िया करने के लिए इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ईरान के माध्यम से इंडिया ने यहाँ पे सीट करा टू द कस्टम्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ TIR कार्नेट्स इन 2017 एंड ज्वाइन करा अश्कबाद अग्रीमेंट को, जिसके अंदर ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। ये 2018 में हमने किया। तो ये हमने सेंट्रल एशिया के साथ पूरी बात करी, और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इंडिया और वेस्ट एशिया को लेके पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वाले अपने पार्ट में पढ़ेंगे कि इतना बहुत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू follow me everywhere and do like, share and subscribe if you like the video. जय हिंद, जय भारत।